बोर्स का आने का ज़रूरत क्या है, क्योंकि रदरफोर्ड से दो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, दो ऐसा सवाल किया गया था जिसको एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। अगर शॉर्ट वर्ड में बोले तो एक एटम की स्टेबिलिटी के बारे में वो स्टेटमेंट नहीं दे पाए, दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ जो लिमिटेशन के कैटेगरी में होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आया है। फिर वो अपना रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसी पर बेस्ड उसको और थोड़ा अच्छा करके, जहाँ जहाँ उनसे मिस्टेक हुआ था उसको सुधार करके एक बोर्स ने अपना मॉडल दिया, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सब थोड़ा सा समय लेंगे लिमिटेशन पर, रदरफोर्ड के लिमिटेशन पर, इसीलिए हमने पहला वीडियो रदरफोर्ड के लिमिटेशन पर ही बना दिया है, तो उतना डिटेल में नहीं, आज शॉर्ट में ही आपको बताते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में है, जैसे उनसे बोला गया था, पहले फिगर बना देते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनसे बोला गया, जब पूछा गया कि यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, पहला बात। ठीक है, अच्छा बात है, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंटीपिटल फोर्स किससे मिलेगा? तो वो सेंटीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। रदरफोर्ड ने इस बात का जवाब दिया। दूसरा, अगर ये सेंटीपिटल फोर्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ यह क्रिएट होता है कि अगर सेंटीपिटल फोर्स है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ये चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और उस समय के क्लासिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी को लूज करता था इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस तरह से ये एनर्जी को इमिट करता था। ठीक है, ये बात हुआ। तो पहला स्टेबिलिटी पर क्या बात हुआ कि अगर ये एनर्जी को धीरे धीरे करके अगर लूज करेगा तो ये एवरी रेडियस पर मूव करेगा। एवरी रेडियस बोलने पर क्या मतलब है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर रहा है तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे घटने का मतलब ये है कि अभी जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो वो धीरे धीरे कहने का मतलब ये यहाँ से मूव करेगा। पहले ऐसा नहीं है कि ये अचानक न्यूक्लियस में गिर जाएगा, वो यहाँ पर मूव करेगा, फिर ये इसका मूव करेगा, ऐसे धीरे धीरे करके इसका रेडियस घटेगा। रेडियस ऐसे जब घटेगा बाबू, तो ये हर एक पॉसिबल रेडियस में रह सकता है, उसके बाद ये फॉल करेगा न्यूक्लियस में। तो हर एक पॉसिबल रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन सरवाइव करेगा या जाएगा। सरवाइव भी वहाँ वर्ड नहीं होगा, ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। सभी रेडियस में अगर उस फॉलो करेगा तो सभी तरह का फ्रीक्वेंसी भी उसको मिलेगा, क्योंकि हर एक तरह का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर मिल रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो हर एक तरह का फ्रीक्वेंसी वहाँ देखने को मिलेगा, और हर एक तरह का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा तो हर एक तरह का वेवलेंथ भी देखने को मिलेगा। तो जो विजुअल, हम विजिबल रे का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक तरह का कलर भी आपको देखने को मिलेगा। और उनसे बोला गया कि इस वजह से ये हर एक तरह का वेवलेंथ देखने को मिलेगा, इसलिए सातों कलर यहाँ देखने को आपको मिलना चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए यहाँ पर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था, कुछ कलर मिसिंग हो रहा था। और जिस तरह का थ्योरी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखना है, कोई भी कलर मिसिंग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सभी अगर वेवलेंथ आ रहा है तो हमारे आई में सभी तरह का कलर भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था, आपका बहुत सारा कलर मिसिंग था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये था प्रॉब्लम नंबर 1 एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। दूसरा यहाँ पर सवाल ये था कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल ही कर जाएगा न्यूक्लियस में,
जब इलेक्ट्रॉन फॉल ही कर जाएगा न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो एटम ही नहीं रहेगा, और एटम नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम लोग जो भी देख रहे हैं मैटर स्टेबल नहीं रहेगा, और ऐसा लेकिन हमको देखने को नहीं मिलता है, सारा मैटर स्टेबल है, तो ये तो बात ही गलत है। तो इसके बारे में ये था लिमिटेशन। पॉइंट नंबर 1 एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, सभी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने का मांग था लेकिन मिला नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, बहुत सारा कलर मिसिंग मिल रहा था, और ये जो कलर मिस हो रहा था लाइन स्पेक्ट्रम हो कैसे रहा था इसके बारे में भी वो ज़्यादातर डिस्कस नहीं कर पाए। तो हम लोग को पूरा टारगेट इस बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पर यही 2 पॉइंट कब सुधरता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पहला में ये चीज़ का ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है, जो समस्या यहाँ क्रिएट हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है एवरी एटम कॉन्सिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड ए न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो रदरफोर्ड भी बोले थे, यहाँ तो रदरफोर्ड का भी बोलना था कि सारा जो एटम के बीच का कोर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पर सारा मास स्टोर होता है, ठीक है। एटम का पूरा मास वहीं स्टोर होता है। इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस का चक्कर काटता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था किस मॉडल, प्लैनेटरी सिस्टम मॉडल पर था, तो सन की तरह न्यूक्लियस को मानते थे, और इलेक्ट्रॉन वो प्लैनेट की तरह सा उसका रिवोल्यूशन करता था, और गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, और वो रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करवाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये पहला जो बोर्स का पोस्टुलेट है हूबहू एकदम उन्हीं पर है, इसीलिए हम कहते हैं कि रदरफोर्ड का पूरा गलती नहीं है, आपका 75% वो सही बोले हैं, मात्र 25% का जो मिस्टेक है या जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट है उस प्रॉब्लम को समझना होगा, और वो प्रॉब्लम यहाँ पर था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, तब जाकर के ये आपको बोर्स का पोस्टुलेट समझ में आएगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपका यही है कि आपको जो गोल घूमने के लिए जो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, और किस तरह से करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर चाहिए। तो एटम अगर इस तरह से है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। तो Q1 कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर चार्ज को लेंगे Zd, क्या लेंगे Zd। ये न्यूक्लियस में ऐसा तो नहीं ना है कि एक प्रोटॉन है, यहाँ पर बहुत सारा प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसकी जानकारी कौन देता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जैसे Q = Ne, N क्या है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताएं, उसके बाद E से कर देंगे। तो यहाँ पर आपको Q1 क्या मिला है, Q1 क्या मिला है आपका Ze के बराबर मिला, और Q2 क्या मिलेगा आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना बनेगा K Ze E बाई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी को हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² बाई R, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का K डायरेक्ट लिखिए, Zd ये न्यूक्लियस का बात हो रहा है, चार्ज न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन, अब बीच का दूरी R²। ये किस में कन्वर्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई R। ये फर्स्ट लॉ है, बस फर्स्ट लॉ इतना ही आपको ध्यान देना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कैसे क्रिएट हो रहा है उसको समझना होगा आपको। तो अब सेकेंड लॉ पर आते हैं, सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स। आपको हम पहले भी बोले, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर ये रदरफोर्ड का लिमिटेशन को हम लोग कवर अप कर पाते हैं। तो यही वो लॉ है जिससे हम कवर अप कर पाएंगे जो प्रॉब्लम रदरफोर्ड से पूछा गया था, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यहाँ पर ही रीज़न लिखा हुआ है। तो लॉ क्या बोलता है, बोर्स का जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो बोलते हैं कि यह सोचना गलत है आपका कि इलेक्ट्रॉन सभी रेडियस, सभी पॉसिबल रेडियस पर मूव कर सकता है। ऐसा नहीं, सभी पॉसिबल रेडियस पर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। वो एक फिक्स रेडियस,
फिक्स्ड ऑर्बिट पर, फिक्स्ड एनर्जी पर, फिक्स्ड आपका एंगुलर मोमेंटम पर ही मूव कर पाता है। हर एक एनर्जी लेवल पर वो मूव नहीं कर पाता है। उसका हर एक ऑर्बिट का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी होता है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, और जिस इलेक्ट्रॉन का अगर वो एंगुलर मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है। कहना यह सिंपल तरीके से चाहते हैं, जैसे के एल एम करके आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। के मतलब पहला ऑर्बिट, एल मतलब दूसरा ऑर्बिट, एन मतलब तुम्हारा तीसरा ऑर्बिट, के एल एम ऐसे करके। तो पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में जिसे हम के बोल रहे हैं, उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर वो सर्कुलर घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर उस एंगुलर, आपको ये थोड़ा सा हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तुम्हारा के है पहला, दूसरा एल है, ये एम है। मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम 10 रुपया, या रुपया में हम समझा रहे हैं क्योंकि रुपया वाला भाषा सबको बहुत जल्दी समझ में आता है। 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है। मतलब के पहला जो घर है उसका रेंट आपका कितना है, फिक्स्ड रेट है, 10 रुपया है। दूसरा जो रेंट है आपका वो 20 रुपया है। तीसरा जो फ्लोर पर है, ये 1 तल्ला, 2 तल्ला, ये 3 तल्ला, 3 तल्ला पर जो है उसका रेंट आपका 30 रुपया है। वो फिक्स्ड रेट है। ये फिक्स्ड रेट आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो आप फेम में गए, फिल्म देखने गए, तो फिल्म देखने गए तो आगे का जो सीट है उसका कुछ रेट मान लो 10 रुपया है, मिडिल वाला का 20 रुपया है, और जो पीछे में सोफ़ा वाला जो लगा रहता है उसका 30 रुपया है। इस तरह का फिक्स रेट है। आप 10 रुपया ले करके पहला घर वाला टिकट, आगे का टिकट कटा करके सोफ़ा पर नहीं बैठ सकते हैं, पीछे वाला में नहीं बैठ सकते हैं। ट्रेन में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है कि जनरल बोगी होता है, स्लीपर होता है, फर्स्ट एसी होता है, सेकेंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है। आप जनरल का टिकट कटवा करके एसी में या स्लीपर में नहीं जा सकते हैं। सबका एक फिक्स्ड अमाउंट है। ट्रेन तो वही है लेकिन फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर के घर, एल घर, एम घर है जो है, तो यहाँ का एक फिक्स्ड मोमेंटम होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन सब गोल घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा ही। अगर एंगुलर मोमेंटम 10 रुपया वाला है, हम मानते हैं मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को रुपया में नहीं बोलते हैं, तो अगर मान लो थोड़ा देर के लिए अगर 10 रुपया फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है और किसी इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम 10 है तो वो इसी घर में रह सकता है, सरवाइव इसी घर में कर सकता है, ना कि ये 20 वाले में, ना कि ये 30 वाले में। ठीक है, इस तरह से बोर्स का कहना था। और रदरफोर्ड का यही पर मिस्टेक था। वो बोल रहे थे एवरी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन में, या यहाँ पर जिस तरह से बताया गया था कि आप जनरल का टिकट कटवाइए, एसी में बैठने का मन है तो एसी में बैठिए, या हॉल में गए हैं तो आगे का टिकट कटवा करके कहीं पर भी बैठ जाइए। ये सबसे बड़ा गलत बात था यही। और अगर ऐसा ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम हर फिक्स्ड होता है कि के घर का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल घर का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम घर का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है तो वहाँ का एनर्जी भी फिक्स्ड होगा कि मान लीजिए यहाँ का 10 जूल एनर्जी के लिए फिक्स्ड है, एल के लिए 20 जूल फिक्स्ड है और एम के लिए 30 जूल फिक्स्ड है। तो आपका जो ऑर्बिट है, जो फ्लोर है, ठीक है ना, के घर है, एल घर है, एम घर है, उसके लिए एनर्जी फिक्स्ड है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन के में रहना चाहता है तो उस जो फिक्स्ड वर्ड फिक्स्ड जो बोल रहे हैं बार बार कि एनर्जी, उसी एनर्जी लेवल को लेकर के, उसी एंगुलर मोमेंटम को लेकर के वो रह सकता है, अन्यथा वो वहाँ पर नहीं रह सकता है। बीच में रहने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, बीच में रहने का, सपोज कर लो तुम सोचोगे कि यहाँ पर रह ले, ठीक है ना, के और एल के बीच में रह ले, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह से ये बात कहना है बोर्स का। रदरफोर्ड का बोलना था कि ठीक है बीच में भी रह सकता है, बीच में रहेगा तभी तो एवरी पॉसिबल है। मान लो यहाँ का रेडियस 10 है, यहाँ का रेडियस 20 है, तो 15 पर भी रह सकते हैं, 16 पर भी रह सकते हैं, 17 पर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एवरी रेडियस पर पॉसिबिलिटी है
ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं हो सकता है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर यहाँ का फिगर और यहाँ का फिगर में अंतर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहीं रह सकता है, या तो यहाँ रह सकता है, या तो यहाँ रह सकता है। और रदरफोर्ड के कहने के हिसाब से वो यहाँ उनके स्टेटमेंट में इसी जिक्र का बात था कि ये कहीं भी रह सकता है, एवरी पॉसिबल रेडियस पर रह सकता है। और यहाँ पर फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड रेडियस पर ही रह सकता है और उसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर है? बात समझ में आया? यहाँ पर प्रॉब्लम था, यहीं पर आपको सारा जानकारी मिल रहा है। ठीक है? जैसे अगर हम आपको एग्जांपल से बताएं, जैसे आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो जनरल का अगर टिकट का दाम 100 रुपया है, ठीक है, और उसके बाद स्लीपर का 150 रुपया है, तो आप 125 रुपया ले करके बोल सकते नहीं है कि चलिए स्लीपर बेड मत दीजिएगा, नीचे में रह सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। या तो आपको जनरल का टिकट कटवाइए या तो स्लीपर का कटवाइए, उसमें बीच का रास्ता नहीं है। ठीक है? बीच का रास्ता नहीं है, तो ये गैप ही रहेगा, इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। तो ये वर्ड को हम कैसे बोले कि एवरी पॉसिबल रेडियस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, उसका फिक्स्ड ऑर्डर। तो इनका स्टेटमेंट यही है, सेकेंड स्टेटमेंट यही है, अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ए सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग। ये भी वर्ड याद रखिएगा, नॉन रेडिएटिंग। रदरफोर्ड में ये भी बोला गया था कि जब वो घूमता तो वहाँ पर आपको इमिशन देखने को मिल रहा था, जो लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको जिसका बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? कलर्स है, एनर्जी है, एनर्जी इमिट करता हुआ दिख रहा था। ठीक है? तो यहाँ पर रदरफोर्ड का इस बात का खंडन करते हुए बोर्स एकदम साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि जब अपने ऑर्बिट में कोई घूमता है, के में घूम रहा है, एल में घूम रहा है, तो वो स्टेबल है। ठीक है? वो स्टेबल है, वहाँ पर कोई एनर्जी लूज नहीं करता, कोई एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक है? इसीलिए यहाँ पर वर्ड बोला गया है सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। वहाँ पर कोई रोशनी आपको रेडिएट या एनर्जी रेडिएट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉल्ड ए स्टेशनरी ऑर्बिट, तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट का जो बात कर रहे हैं, के एल एम में ही रह सकता है, वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। फॉर विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसके लिए हर एक इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है। वो कितने के बराबर है, ये भी फॉर्मूला बोर्स के द्वारा दिया गया। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फार्मूला लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ लिखा जा सकता है, MVR। क्लास 11th में आपने देखा होगा। ठीक है? अगर उसका निकालना है तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं NH/2π। कहना यह चाहते हैं कि ठीक है, हर एक घर का अपना अपना अगर रेट है, तो उस रेट को आप कैसे निकाल सकते हैं कि इसका 10 रुपया, इसका 20 रुपया, इसका 30 रुपया निकाल सकते हैं। अगर उसको निकालने का अगर आपको मन हो तो आप ये वाला सेकेंड लॉ लगाइए, MVR टू NH/2π। देखिए, पहला घर के लिए देखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखना चाहते हैं, तो n = 1 बैठेगा। h एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34, और 2 तो कांस्टेंट है, और पाई भी तुम्हारा क्या है 3.14। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो कुछ भी तो वैल्यू आएगा। सपोज कर लो अभी 10 रुपया ही आया है। ठीक है? तो सर दूसरा का n बढ़ेगा तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, वो रेट बढ़ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। ऐसे भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम का अगर फार्मूला देख रहे हैं तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो रेडियस बढ़ने से एंगुलर मोमेंटम तो बढ़ना ही था। तो अगर तुम k से l घर में जाओगे तो n = 2 बैठाओगे, तो जो भी इसका रेट होगा उसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि s तो वही रहेगा, 2π वही रहेगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए 10 लिखे हैं, 10 के बाद 20 लिखे हैं, और फिर इसका दुगना हो जाएगा। और इस तरह से आपका एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम को आप निकाल सकते हैं। तो क्या सर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? हो गया। इस कारण से ही कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। यहाँ पर यही था ना, उन लोग का डिमांड था, या बाकी का साइंटिस्ट का कहना था कि यहाँ पर हमको
सभी तरह का हमको स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, सभी कलर दिखना चाहिए था, क्योंकि ये हर एक रेडियस, पॉसिबल रेडियस में रहता है। कहाँ रहता है? ये तो फिक्स्ड ऑर्बिट में, ये तो फिक्स्ड ऑर्बिट में है। 10 में रह सकता है, या तो K में रह सकता है, या तो L में रह सकता है, या तो M में रह सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम देखने को आपको मिलेगा। अब देखो, ये थर्ड लॉ में हम जानकारी आपको देंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये थर्ड, अभी फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। जब फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम ही रहा है, स्टेबल ही है, तो क्या दिक्कत है? वो तो न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इस लॉ से हम लोग को समझ में आ गया। अब थर्ड लॉ जो बोलेंगे उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाले बात को समझने का कोशिश करेंगे कि वहाँ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो डिमांड था देखने का, जो आशा कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, उनको लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या कुछ कलर मिसिंग क्यों दिख रहा था, वो थर्ड लॉ से आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए बोर्ड्स का जो सबसे थर्ड पोस्टुलेट है उसमें अब हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादातर समझ में आएगा कि यहाँ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों देखने को नहीं मिलता है, यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम देखने को क्यों मिलता है, ये समझ में आएगा इस लॉ से। तो एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड एनर्जी, ये सब वाली बात कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग रदरफोर्ड वाले कहानी से आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर डिमांड है या आशा कर रहा है कि यहाँ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखना चाहता था, लेकिन यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिल रहा है, ये इस लॉ से, थर्ड पोस्टुलेट से आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले हम इसको एक समझा देते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब हम फिक्स्ड ऑर्बिट दे सकते हैं ना, अब हम फिक्स्ड ऑर्बिट दे सकते हैं। ऐसा नहीं ये फिगर की तरह एवरी पॉसिबल रेडियस में ऑर्बिट हम बनाएंगे, नहीं, ये फिक्स्ड ऑर्बिट देंगे, ये K देंगे, L देंगे, M देंगे, ये फिक्स्ड ऑर्बिट देंगे। ठीक है, और एक वर्ड बोलेंगे नॉन रेडिएटिंग। अब इस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट है। ये सेकेंड लॉ से यही पता चलता है, हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस होता है। ठीक है, सभी रेडियस में वो पॉसिबल नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा, यहाँ नहीं रह पाएगा, यहाँ, ये सेकेंड लॉ से पता चलता है। तो यहाँ जो रोशनी, जो इमिटेड लाइट जो एक्सपेरिमेंट में देखा जा रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, कि कभी भी अगर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो वहाँ कलर हमको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर बहुत सारा रे देखने को मिलता है। हम आपको विजिबल रे के बारे में बोल करके समझाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रे बहुत सारा, जैसे अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड है, बहुत सारा रे है, विजिबल रे है। तो हम विजिबल ले करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग इसको अच्छा से समझ पाएँ। ऐसे यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि रेड, वायलेट कलर यही सब आपका निकले, ये ज़रूरी नहीं है। एक्सरे भी निकल सकता है, वायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, बहुत सारा रे निकल सकता है। तो ये रे निकलता कैसे है और उस रे में मिसिंग क्यों रहता है, इस चीज़ को समझाने के लिए तो हम अपने स्तर से पहले समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से, जब ये घूमता है अपने कक्षा में, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो नॉन रेडिएटिंग, कोई रोशनी उसने नहीं छोड़ता है। लेकिन रोशनी तो देखा गया था, स्पेक्ट्रल लाइन तो देखा गया था, भले मिसिंग है, डिस्क्रीट है, लेकिन देखा गया था। तो वो रोशनी आया कहाँ से? तो बाबू यहाँ पर ये बताते हैं, बोर्ड्स सर बोलते हैं कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत ईजिली पढ़ चुके हैं कि कोई भी मेटल सरफेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइट के थ्रू से भी एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट के थ्रू से भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और वहाँ पर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को हम लोग को मिला था। मतलब कोई भी मेटल सरफेस पर जब रोशनी पड़ता है तो वहाँ पैकेट ऑफ एनर्जी मिलता है और उस पैकेट ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, उसका दो भाग में यूज़ करता है, जिसे आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हुए हैं। पहला भाग उसका वर्क फंक्शन होता है, दूसरा भाग काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मेटल सरफेस को या किसी भी एटम को अगर
कहीं से भी अगर एनर्जी मिले, एनर्जी मिलने के लिए बहुत सारे तरीका है। आप हीट से दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं, आप लाइट से दे सकते हैं, आप एनर्जी दे सकते हैं। जैसे ही मान लो ये स्टेबल ऑर्बिट में से मूव कर रहा था और इसको एनर्जी कहीं से मिल जाता है, कहीं से मिल जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये कहीं से आपको लाइट से भी मिल सकता है, हीट एनर्जी से भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी मिल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाता है तब वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। पहले तो स्टेबल था, उसके बाद वो किस स्टेट में आ जाता है, एनर्जी मिलने पर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तब यहाँ का जो लॉ बोले थे, सेकेंड लॉ, कि मान लो यहाँ पर 10 रुपया उस बंदे के पास था, तो ये आराम से अपने इस स्टेबल में इस 10 रुपया रहने के लिए है, तो 10 रुपया पर ये अपना स्टेबल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन इसको अचानक से, और ये वाला का हम बोले थे यहाँ 20 रुपये का चार्ज है और यहाँ 30 रुपये का चार्ज है, लेकिन अचानक से इसको 10 रुपया कहीं और मिल जाता है, 10 रुपया कहीं और से मिल सकता है, कहीं और से एनर्जी इसको मिल गया। अब इसके पास कितना एनर्जी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो इसके पास कितना एनर्जी हो जाएगा, 20 का। अब 20 का एनर्जी लेकर के ये K में नहीं रह सकता है, यही है सेकेंड लॉ, समझ रहे हैं। 20 का एनर्जी लेकर के अब ये K में रह ही नहीं सकता है, अब ये किस में जंप कर जाएगा, L में जंप कर जाएगा, ठीक है, L में जंप कर जाएगा। सपोज कर लो यहीं पर K में अगर इसको 20 का एनर्जी मिल गया, पहले से 10 का था और 20 का और एनर्जी मिल गया, तो ये K से डायरेक्ट जंप कर जाएगा M में, वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर वो स्टेबल रह सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा बात हम ये बोलना चाहते हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं एनर्जी कितना मिल जाए, जैसे यहाँ 10 है तो 10 का मिल जाए, 20 का मिल जाए, तो ये रह सकता है। अगर 15 का एनर्जी आ जाए, जैसे 15 का एनर्जी है, देखो एनर्जी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे रेड कलर का अपना एक वेवलेंथ है, रेड कलर का अपना एक वेवलेंथ है ना, तो E इक्वल टू फोटॉन से एनर्जी समझते हैं हम लोग, H फ्रीक्वेंसी होता है, तो E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ठीक है, क्लियर है। तो रेड का अपना वेवलेंथ है तो उसका कुछ एनर्जी होगा, ब्लू का भी एनर्जी होगा, येलो का, ऐसे करके 7 एनर्जी है, सबका एनर्जी अलग अलग होगा। जैसे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का ज़्यादा होता है तो सबसे कम एनर्जी फोटॉन किस में होगा, रेड कलर में ही होगा, ठीक है। तो आप सपोज कर लो वाइट लाइट के थ्रू आप एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें रेड कलर कुछ और एनर्जी लेकर के जाएगा, येलो कुछ और, ब्लू कुछ और, इंडिगो कुछ और, ऐसे हर एक कलर का अपना अपना एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब मान लो K घर का एनर्जी लेवल जो जा रहा है, मिल रहा है, तो मान लो रेड कलर, उसको वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं, सफिशिएंट फिक्स्ड एनर्जी कितना है, इसको 10 ही रुपया चाहिए या तो 20 रुपया चाहिए, 15 रुपया नहीं चाहिए। 15 देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 10 पहले से है, 15 देगा तो 25 हो जाएगा, 25 से ये यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो ये रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, रेड कलर को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, उसको जाने देगा, तो ये रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन K सेल का जो इलेक्ट्रॉन है रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन मुताबिक जो उसको फिक्स्ड एनर्जी उस सेल में K में, L में, M में रहने के लिए चाहिए, वो उस अनुसार का एनर्जी नहीं दे रहा है, उसके बीच वाला एनर्जी दे रहा है, तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको रिलीज कर देगा, पास कर देगा, जाने देगा, तो वो आपको स्क्रीन पर जा कर के दिखेगा वो कलर। सपोज कर लो वो एनर्जी आपको ब्लू कलर दे रहा है, तो ब्लू कलर को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया तो वो स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, ठीक है, तो सातों कलर में ब्लू कलर मिसिंग आएगा यहाँ पर। इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिल रहा था, क्योंकि सातों कलर जो बोल रहे हैं सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है, और इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को ले सकता है और लेने का चाहत रखता है जिसमें वो दूसरे घर में जाकर के L और M में जाकर के सर्वाइव कर सके। ऐसा कोई भी एनर्जी को वो नहीं लेगा जो वो बीच में आ जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, क्यों लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था, क्यों कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिल रहा था, इस बात का जवाब अभी जो आपको हमने समझाया है इसी में रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था लाइन स्पेक्ट्रम की कहानी जो बोर्स के द्वारा समझाया गया। तो अब यही इस पर लॉ पर हम लोग क्या पोस्टुलेट लिखे हैं उसको समझिए। द इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन
एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इमिट भी कर सकता है। ठीक है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इमिट भी कर सकता है, अब्जॉर्ब भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। द इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ energy occur only when an electron jump from one of its specified non-radiating specified fixed orbit non-radiating कोई रोशनी अपने घूमते समय, अपने ऑर्बिट में k सेल में घूमते समय, l सेल में घूमते समय या m ऑर्बिट में घूमते समय कोई रेडिएशन नहीं छोड़ता, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। ये एनर्जी का लॉस आपको कब देखने को मिलता है? जब k से, जब इसके पास 10 रुपया था, 20 रुपया आ गया, इसमें रह नहीं पाएगा और ये यहाँ से जंप करके ये इलेक्ट्रॉन L में चला जाएगा ना, L में चला जाएगा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट आ गया। ऐसे भी पॉपकॉर्न्स में आप लोग देखते हैं, जैसे पॉपकॉर्न्स बनाते हैं ना, तो पहले तो वो एकदम ग्राउंड स्टेट पर रहते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन एनर्जी आने के बाद वो चाहे या ना चाहे वो जंप करने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, मकई का दाना क्या होता है? जंप करना स्टार्ट कर देता है। वो रह नहीं पाएगा, आप बोलोगे भी तो वो रह नहीं पाएगा क्योंकि एक्साइटेड एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। सो डिस्ट्रॉय कहाँ से करोगे? पचा ही नहीं पाओगे। एनर्जी का वो इम्पैक्ट क्या होगा? ये यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ पर, लेकिन क्या मकई का दाना वहीं पर रहेगा? नहीं, वो कुछ देर तक, उसके बाद फिर वहाँ पर गिरता है। ये कब तक होता रहता है? लेकिन जब वो नीचे आता है तो वहाँ पर क्या होता है? जो एनर्जी लिया हुआ है उसको वो लूज़ करता है। कहना हम यह चाहते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर के दूसरे घर में चला गया, L घर में चला गया, जहाँ पर इसका एनर्जी कितना है? 20 है। अब इसको वापस अगर अपने घर में आना है, यहाँ पर भी एक बात हो सकता है, सर वापस क्यों अपने घर में आएगा? अरे अपने घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है, तुम भले पढ़ाई करने के लिए कहीं और चले गए हो, अपना स्टडी करने के लिए, अंतिम घर तो तुम्हारा रिटर्न अपने घर पर ही होता है ना, घर वापसी। तो यहाँ से एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में आ गया था जिसके वजह से ये L में चला गया, लेकिन ये अपने आप को कंफर्ट जोन तभी तक रखेगा जब ये अपने घर में होगा। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर वापस अपने घर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी को इमिट करना होगा, लूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लाइट के फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई कलर आपको देखने को मिलेगा, इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से सवाल बनेगा, जब ये, अच्छा एक सवाल और यहाँ पूछ रहे हैं, जब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों वर्ड लिखा हुआ इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर जब के घर में है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि इमिट करेगा? तो आपका आंसर होगा कि एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो ये L में जाएगा। और जब L से K में आएगा, नीचे वाले घर में आएगा, तो उसको एनर्जी को इमिट करना है, क्योंकि यहाँ का एक फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है कि यहाँ पर रहने के लिए आपको इतना ही एनर्जी लेकर रहना है, इतना ही एंगुलर मोमेंटम को लेकर रहना है। तो आप अगर एक्साइटेड स्टेट होकर के आपने अपना एंगुलर मोमेंटम ये सब चेंज कर लिया है तो आप तो रह ही नहीं सकते। वो सब इमिट कर दो, रिलीज कर दो, तब आकर के यहाँ पर रही है। तो ये कहानी था। ठीक है, स्टेटमेंट में भी यही कहा गया, द इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑकर ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इट्स। ये जो इमिशन या ऑब्जर्प्शन जो एनर्जी का आपको देखने को मिलेगा, ये तभी देखने को मिल रहा है, अपने कक्षा में घूमते समय नहीं मिलेगा। ये तभी देखने को मिलेगा जब K से L में या L से M में या M से K में जंप करके वो वापस आएगा। ठीक है, तभी इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन देखने को आपको लाइट देखने को मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? आगे क्या है? तो ये एनर्जी कितना, अगर ये कितना एनर्जी उसको मिला होगा, ठीक है, उसको आप क्या निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ का 10 रुपया दाम है और यहाँ का रहने का 20 रुपया दाम है, यहाँ का रहने के लिए अगर 30 रुपया दाम है, तुम जंप करके यहाँ से यहाँ चला गया तो तुम तुम्हारा कितना एनर्जी इस घर में मिला था कि तुम वहाँ चला गया, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मान लो पहले का एनर्जी तुम्हारा E1 था, तुम कूद करके तुम M में गया जहाँ पर एनर्जी 30 रुपया का था,
तो 30 रुपया माइनस 10 रुपया, तो तुम 20 रुपया तुमको एनर्जी मिला है। यहाँ टोटल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 20 रुपया का है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं E2 माइनस E1 इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी फोटॉन। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या पूछा जाता है, ये तो लॉ हो गया, सवाल ये पूछा जाता है कि ठीक है यहाँ से जंप किया, एक्साइटेड स्टेट में आकर के यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसके वजह से यहाँ पर ये जंप किया, लेकिन वापस जब आया तो यहाँ पर एनर्जी को इमिट किया है। तो वो एनर्जी जो इमिट किया है उसका वेवलेंथ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कौन सा कलर है, तो उस चीज़ को कैसे निकाला जाए। तो उस चीज़ को निकालने के लिए वो बोलते हैं कि ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है पहले वो खोज लो। जैसे यहाँ पर हमने 30 रुपया माइनस 10 रुपया तो 20 रुपया, तो ये 20 रुपया से जो एनर्जी है, 20 रुपये का जो एनर्जी है उसी से बनने वाला वेवलेंथ होगा। E इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी, तेरे पास एनर्जी कितना का है, 20 का है, तो H C बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू H C बाई 20। इस तरह कर से वेवलेंथ नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे करके वेवलेंथ को निकाला जा सकता है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी को भी निकाला जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।